प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पिछली कक्षा में हमने शुरुआत की थी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छे से रूल्स और इसके अच्छे ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलो शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इस भाग में। तो कई बार हम किसी भी वाक्य की शुरुआत में हम देखते हैं देयर। क्या देखते हैं? देयर। जैसे कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है तो वो देयर से शुरू हो जाता है। कई बार देयर से जो सेंटेंस शुरू होता है उसके जस्ट बाद में हमें यहाँ पे वर्ब फिल करनी होती है। क्या करनी होती है? वर्ब फिल करनी होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन देयर के बाद में हमें ये पता नहीं चलता है कि देयर के साथ प्लूरल वर्ब आती है या सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये वाक्य की शुरुआत हमारी देयर के साथ है और देयर के बाद यहां सिंगुलर वर्ब काम में लेवे या प्लूरल वर्ब काम में लेवे। देयर के बाद सिंगुलर वर्ब काम में लेवे या प्लूरल वर्ब काम में लेवे, इस बात का पता हमें उस ब्लैंक के बाद या उस वर्ब जहां हमें फिल करनी है, जहां हमें वर्ब एप्लीकेबल वर्ब क्या आएगी, उसके ठीक बाद में आने वाली नाउन से हमें यह पता चलता है कि वहां पर सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल वर्ब होगी। जैसे देयर इज एम आर। इज एम आर हमारी यहां फिल होने वाली वर्ब है और हमें पता लगाना है कि इस एम आर में से क्या यहां सुटेबल रहेगा। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये हमारा एग्जाम्पल है। सेंटेंस को हम एक बार पुनः देखते हैं। वाक्य हमारा शुरू है देयर ब्लैंक इज एम आर, हमें फिल करना है 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मैंने आपको बताया है क्योंकि कोई भी वाक्य जब देयर से शुरू होता है और उसके आगे आने वाली नाउन देखते हैं हम। आगे आने वाली नाउन हमारी क्या है? 10 स्टूडेंट्स है। जो 10 स्टूडेंट्स है वो एक प्लूरल नाउन है। यदि देयर के बाद में आने वाली नाउन है वो यदि सिंगुलर नाउन होती है तो हमारी वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ये हमारी प्लूरल नाउन है। कौन सी नाउन है? प्लूरल नाउन है। और यदि सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर नाउन होती है तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। और यदि हमारी नाउन है वो यदि प्लूरल होती है तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। जैसे अब हमारी नाउन है 10 स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। यहां 3 वर्ब्स लिखी हुई है, इनमें से प्लूरल वर्ब इज सिंगुलर है। एम का प्रयोग आई सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है और यहां लिखा हुआ है आर। आर प्लूरल वर्ब है, इसीलिए यहां पे आ जाएगा आर। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो देयर से शुरू है। जैसे देयर सेंटेंस लिखा है देयर ब्लैंक वॉज वर, हमें फिल करना है और उसके बाद ए टीचर आया हुआ है। तो देयर रिक्ता के बाद में आने वाली हमारी नाउन क्या है? ए टीचर। जो नाउन हमारे पास ए टीचर नाउन है, तो हम सभी इसके बारे में जानते हैं कि जो ए टीचर नाउन है जिसके साथ ए एन देयर, ए एन आर्टिकल लगा है, सिंगुलर नाउन है। कौन सी नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और यदि ये नाउन हमारी सिंगुलर नाउन होगी तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो देयर वॉज सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है और वर्ब क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो यहां पे आ जाएगा देयर वॉज। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर के बाद बहुत बार एग्जाम में हम देखते हैं कि वोज और वर, इज एम आर,
इस प्रकार की वर्ब हमें फिल करनी होती है, तो हम उसके जस्ट बाद आने वाली नाउन को देखकर हम उसके अंदर एप्लीकेबल वर्ब है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला रूल हम पढ़ते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है, कुछ नाउन्स जो है वो दो भागों में बंटी होती है। किसी भी नाउन के बारे में हम जिक्र करते हैं, उस नाउन को हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो नाउन है वो दो भागों में बंटी हुई है। ऐसी बहुत सारी नाउन है इंग्लिश के अंदर, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, उसको पढ़ेंगे। कुछ नाउन्स है जो दो भागों में होती है। दो भागों में होती है का मतलब यह है कि उस नाउन को देखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि उस नाउन के दो भाग है। जैसे हमारा चश्मा है, गॉगल्स है, गॉगल्स को देखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि इसके कितने पार्ट है, दो पार्ट है। वैसे हमने देखते हैं कैंची, तो कैंची देखते हैं तो कैंची के हमें दो भाग दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारी नाउन हैं जिनके दो भाग हमें दिखाई देते हैं। जैसे कौन कौन सी नाउन है, जैसे हमारे पास है सीजर्स है, ब्रीचेस है। ब्रीचेस क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्रीचेस है जब हम घुड़सवारी करते हैं तो उस घुड़सवारी करने के दौरान जो भी हम पोशाक पहनते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीचेस बोलते हैं। तो सीजर्स है, ब्रीचेस है, टोंग्स है, गॉगल्स है। ब्रीचेस है, सीजर्स है, टोंग्स है, गॉगल्स है, स्केल्स है, सीजर्स, ब्रीचेस, टोंग्स, गॉगल्स, स्केल्स, शूज। इसके अलावा ऐसी बहुत और सी नाउन हमें मिल सकती है एक्सेट्रा, जिन नाउन्स को देखने के बाद हमें ऐसे लगता है इन नाउन के टू पार्ट्स है। तो यदि ऐसी नाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब आ जाती है तो हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। वैसे भी इस नाउन को, इन नाउन को देखने के बाद हमें प्लूरल ही दिखाई देती है, क्योंकि सभी नाउन के साथ बेसिक एस या ईएस यूज्ड है। जैसे सीजर्स, ब्रीचेस, टोंग्स। हालांकि ये नाउन सारी सिंगुलर ही होती है, क्योंकि इनके भाग जरूर दो है लेकिन नाउन सिंगुलर है। लेकिन इनकी रचना के हिसाब से ये जो नाउन है इनके साथ बेसिकली एस या ईएस जैसा हमारे सामने मिल सकता है। गॉगल्स है, स्केल्स है, शूज है। तो अगर ऐसी नाउन किसी भी सब्जेक्ट के रूप में आती है तो हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। कैसे करना है? शूज, इज, एम, आर। हमें फिल करना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? शूज है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? शूज है। और इस शूज के बाद में हमें यहाँ पे फिल करना है इज एम आर में से एक। क्या करना है? इज एम आर में से एक करना है। हमारा सब्जेक्ट हमने देखा है शूज है और दो भाग वाली नाउन है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? आर का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? आर का प्रयोग कर देंगे, जिससे ये यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। तो इस रूल्स को भी आप ध्यान से पढ़ें, इस प्रकार की आने वाली और नाउन्स को भी आप देखें, ताकि आपको आसानी के साथ पता चले कि अगर ऐसी नाउन और होती है तो हमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं, सारे रूल्स है वो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप कंपटीशन एग्जाम में आप देखते हैं कि आप रूल्स है वो इसमें क्वेश्चन है वो एरर के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके बाद में अगला हम देखते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो मोस्ट ऑफ के बाद शुरू है। किसके बाद शुरू है? मोस्ट ऑफ के बाद।
कोई भी सेंटेंस होगा वो हमारा मोस्ट ऑफ से शुरू होगा और मोस्ट ऑफ के बाद में हमारे पास कौन सी नाउन आती है देखते हैं। मोस्ट ऑफ के बाद में यदि काउंटेबल नाउन आती है, कौन सी नाउन आती है? काउंटेबल नाउन आती है। सबसे पहले मैं इसके बारे में मेंशन करना चाहूंगा कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती है। जिन नाउन को देखने के बाद हम उस नाउन्स की काउंटिंग कर सकते हैं, उन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट कर सकते हैं उन नाउन को, तो वो नाउन होती है काउंटेबल नाउन होती है। तो मोस्ट ऑफ के बाद में यदि काउंटेबल नाउन आती है तो ध्यान रहे कि वो काउंटेबल नाउन जो होगी वो हमेशा प्लूरल में आएगी। किस में आएगी? प्लूरल में। काउंटेबल नाउन होगी वो हमारी होगी प्लूरल नाउन होगी। ये भी जरूरी नहीं है कि मोस्ट ऑफ के बाद में हमेशा काउंटेबल नाउन ही आए। मोस्ट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग होता है। कैसे? हम देखते हैं मोस्ट ऑफ के बाद में आपको मिल सकता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो हमारी होती है अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन जो होगी वो हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्यों होगी सिंगुलर? क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या होती है? सिंगुलर नाउन होती है। दोनों की हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम ऐसे सीखते हैं कि मोस्ट ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल नाउन होगी और वो नाउन यदि प्लूरल है तो हमें कौन सी वर्ब फिल करनी है, और मोस्ट ऑफ के बाद में यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो हमारी वर्ब क्या रहेगी। तो मोस्ट ऑफ के बाद में यदि प्लूरल नाउन काउंटेबल है तो हमें वर्ब है वो प्लूरल वर्ब काम में लेनी है। कौन सी वर्ब काम में लेनी है? प्लूरल वर्ब काम में लेनी है। और मोस्ट ऑफ के बाद में यदि अनकाउंटेबल जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होगी, और यदि ऐसा होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। क्या लेनी है? सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। जैसे हम इसके एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद आप आसानी के साथ इसको सीख सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज और हैव, ये हमारी वर्ब है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक हैज ऑब्लिक हैव पास्ट। तो हमने सेंटेंस लिखा है, शुरुआत की है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करते हैं, उस वर्ड को सर्कल करते हैं कि कौन सा वर्ड मोस्ट ऑफ के बाद आया है। तो मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाला वर्ड है द स्टूडेंट्स। तो इसकी ये प्लूरल वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स से हम जानते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है, और कौन सी काउंटेबल नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यदि ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हमने अभी सीखा है, तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैज और हैव लिखा हुआ है। हैज है वो सिंगुलर वर्ब है और हैव है वो प्लूरल वर्ब है, तो हम यहाँ पे हैव का प्रयोग कर देंगे, हैव पास्ट। क्या कर देंगे? हैव का प्रयोग कर देंगे, हैव पास्ट हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो मोस्ट ऑफ से शुरू है। वो एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज और वर, और आगे हमें करना है स्पेंट जो लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाला हमारा वर्ड है मिल्क है, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और यदि अनकाउंटेबल नाउन होता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या कर देते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारी सिंगुलर वर्ब क्या है? वॉज है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वॉज। कुछ हमारी कलेक्टिव नाउन्स होती हैं।
कलेक्टिव नाउन सब जानते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले नाउन है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। जैसे हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन वो नाउन होती है जिस नाउन में समूह में होते हैं लोग, यानी उस नाउन को जब हम देखते हैं तो उसके बाद हमें ये पता लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्या होता है, समूह होता है। जैसे ऐसी कौन सी कलेक्टिव नाउन है? कुछ कलेक्टिव नाउन जैसे, कुछ कलेक्टिव नाउन्स जैसे जो कि समूह वाली नाउन होती है, उसमें समूह होता है। कलेक्टिव नाउन जैसे हमारे पास है ज्यूरी है, असेंबली है, पार्लियामेंट है, क्रू है, फ्लीट है, आर्मी है, मॉब है, एटसेट्रा। ऐसी नाउन है जैसे ज्यूरी है, असेंबली है, पार्लियामेंट है, क्रू है, फ्लीट है, आर्मी है, मॉब है, कमेटी, काउंसिल, सॉरी कमेटी और काउंसिल। ऐसी नाउन यदि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होती है, किसी भी सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में यदि ऐसी नाउन आ जाती है तो हमें क्या करना होता है? ये जो नाउन यहाँ पे लिखी है ये सारी कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है, और ये जो एग्जांपल्स है वो एक सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में आएंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आपको मिल सकता है, ज्यूरी मिल सकता है, असेंबली मिल सकता है, पार्लियामेंट मिल सकता है, कमेटी आपको मिल सकता है, और काउंसिल, क्रू, फ्लीट, आर्मी, मॉब एटसेट्रा आपको मिल सकते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है? यदि ये नाउन है वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगी तो हमारी उसके लिए सूटेबल वर्ब क्या रहेगी? जैसे द पार्लियामेंट हैज और हैव हमें फिल करना है। इसमें से एक नाउन है वो हमारी सिंगुलर है, एक नाउन हमारी वर्ब है वो प्लूरल है। द पार्लियामेंट ब्लैंक हैज और हैव हमें फिल करना है टेकन ए डिसीजन। तो हम देखते हैं हमारे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट हमारी ये क्या है, जो कलेक्टिव नाउन है उस कलेक्टिव नाउन को हमने देखा और हमने ये समझा है कि ये कलेक्टिव नाउन है, यदि किसी भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाती है तो हमें कौन सी वर्ब काम में लेनी है। तो आपको ध्यान रखना है यदि कलेक्टिव नाउन हमारे कोई भी सब्जेक्ट के अंदर होती है तो हमारी जो वर्ब है वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। क्या रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। हमने यहाँ पे देखा द पार्लियामेंट ब्लैंक हैज हैव टेकन ए डिसीजन, तो इन दोनों में से हमारी सिंगुलर जो वर्ब है वो है। कौन सी है? हैव है। तो हमने यहाँ पे हैव फिल, हैज है तो हमने यहाँ पे हैज फिल कर दिया है। द पार्लियामेंट हैज टेकन ए डिसीजन, हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। The committee has oblique have decided to pass the bill। हमने लिखा है द कमेटी ब्लैंक हैज हमें फिल करना है, आगे हैज के साथ वर्ब थर्ड प्रयुक्त है। तो हमने देखा द कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, और इस कलेक्टिव नाउन के साथ हमें क्या करना है, हैज और हैव इनमें से प्रयोग करना है। तो हमेशा कलेक्टिव नाउन अगर शुरुआत है
तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैज। द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पास द बिल। कई बार हम देखते हैं कि दो मैथमेटिकल के जो फिगर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जो फिगर एंड से जुड़े होते हैं, मैथमेटिकल फिगर है वो एंड से जुड़े होते हैं। जैसे कैसे जुड़े होते हैं देखते हैं, बहुत ही इजी सा है। और बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स बैठते हैं, उनके ये बहुत ही बड़ा एक कंफ्यूजन होता है कि इस रूल्स के अंदर अगर मैथमेटिकल जो फिगर है वो जब ऐड होते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं या प्लूरल वर्ब काम में लेते हैं। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। इस प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके सामने होता है तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन, बिल्कुल भी फियर की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कैसे। जैसे मैथमेटिकल फिगर है आपका, मैथमेटिकल फिगर्स जब एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब्स का प्रयोग, यानी कोई भी मैथमेटिकल फिगर है, वो एक जैसे फिगर है और वो फिगर जब एंड से जुड़े होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम सिंगुलर, कई बार हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें कुछ जगह हमें सिंगुलर भी मिल सकता है, कुछ जगह हमें प्लूरल वर्ब भी मिल सकती है। तो बिल्कुल भी फियर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सिर्फ देखना है कि मैथमेटिकल फिगर है वो एंड से जुड़े हैं, उसके साथ आप चाहे सिंगुलर वर्ब काम में ले या प्लूरल वर्ब काम में ले, बोथ आर करेक्ट। ओके, जैसे एक इजी सा एग्जांपल है, हम सब देखते हैं। कौन सा एग्जांपल है? 2 and 2 मैक ऑब्लिक मैक्स हमें यहां पे करना है 4। 2 and 2, तो 2 हमारा मैथमेटिकल फिगर है और एंड से जुड़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 2 मैथमेटिकल फिगर है। 2 and 2 मैक हमारी क्या है? प्लूरल वर्ब है। मैक हमारी कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। और मैक्स हमारी कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। तो हमने देखा है कि मैथमेटिकल फिगर जब एंड से जुड़े होते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी काम में ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी काम में ले सकते हैं। तो हमारी वर्ब है सिंगुलर, तो सबसे हमने क्या ले लिया? सबसे पहले मैक्स लिख लिया, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर हमने मैक्स के स्थान पर यदि हमने ले लिया मैक, ले लिया, क्या ले लिया? मैक यदि ले लिया है तो मैक भी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसीलिए इसमें आपको बिल्कुल भी उलझने वाली जरूरत नहीं है। आप भले ही मैक का प्रयोग करें या मैक्स का प्रयोग करें, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, तो इसको बहुत ही अटेंटिव रहकर आपको सीखना है। अगला है जैसे कई बार हम सेंटेंस में ऐसे देखते हैं कि सेंटेंस शुरू है मोर देन वन। किससे शुरू है? मोर देन वन से शुरू है। तो देखेंगे कोई भी वाक्य है वो किससे शुरू है? मोर देन वन से शुरू है। मोर देन जब वन से शुरू है तो हमें ये इस चीज का नोटिस करना है कि मोर देन वन के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा कौन सी नाउन आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी। कौन सी नाउन आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी। जैसे मोर देन वन के बाद, मोर देन वन के बाद जो हमारी नाउन होगी वो हमेशा कौन सी होगी? सिंगुलर नाउन होगी। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट। मोर देन वन स्टूडेंट है तो हमने यहां देखा है
कि जो स्टूडेंट लिखा हुआ है वो वन के बाद में कौन सी नाउन है, सिंगुलर नाउन। कौन सी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। इसी प्रकार एक और देखते हैं, मोर देन वन बॉय। मोर देन वन बॉय, तो मोर देन के बाद में हमने यहाँ नाउन लिखी है, वन के बाद में वो कौन सी नाउन है, वो भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो यदि कोई भी सेंटेंस मोर देन वन से शुरू होता है, मोर देन वन से शुरू होता है, तो हमने ये सीखा है कि मोर देन वन के बाद जो नाउन होगी वो हमेशा सिंगुलर नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है, सिंगुलर नाउन होती है। जैसे हमने लिखा है स्टूडेंट लिखा है, हमने लिखा है बॉय लिखा है, और यदि सिंगुलर नाउन होती है तो हमारी उसके बाद में आने वाली वर्ब क्या रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब जो हमारी होगी वो हमेशा वर्ब रहेगी, सिंगुलर ही वर्ब रहेगी। कौन सी वर्ब रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। जैसे एग्जांपल से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट लिखा है हमने, मोर देन वन स्टूडेंट हैज और हैव फिल करेंगे, और कम लिखा है। तो वाक्य हमारा मोर देन वन से शुरू है, सिंगुलर, इसके बाद में आने वाली नाउन हमारी रहेगी और वर्ब भी हमारी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो हैज और हैव में से हमारी सिंगुलर वर्ब है हैज। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मोर देन वन बॉय इज एम आर में से फिल करेंगे, प्लेइंग लिखा है। मोर देन वन बॉय इज एम आर हमें फिल करना है और उसके बाद में प्लेइंग हमारी वर्ब है। तो अब हम देखते हैं कि इज एम आर में से हमारी सूटेबल वर्ब है वो क्या रहने वाली है। हमने देखा वाक्य हमारा मोर देन वन से शुरू है, सिंगुलर उसके साथ नाउन है, तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब भी रहने वाली है। तो हमने यहाँ पे इज और एम आर में से हमारे लिए सूटेबल रहेगा इज। क्या रहेगा, इज हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल वर्ब होगी। तो जो अभी आज हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बेसिकली आप इसको और सारे एग्जांपल्स है वो ऐसे आप राइट करके आप इस एग्जांपल्स को इसके अंदर आप इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कई बारी हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हमारे पास होते हैं जिसमें क्या होता है कि प्रीपोजिशन आता है रिपीटेशन के बाद में। जैसे कोई नाउन है उसका रिपीटेशन हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो जो पुनरावृत्ति है वो एक प्रीपोजिशन के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। वो प्रीपोजिशन है न कि उसका एक कंजक्शन है, ठीक है। तो जब कोई नाउन होती है, जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति या उसका रिपीटेशन हो रहा है, उस नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, उस नाउन की पुनरावृत्ति जब हो रही है वो भी किसके साथ हो रही है, प्रीपोजिशन यूज्ड है। क्या यूज्ड है, प्रीपोजिशन यूज्ड हो रहा है। उस नाउन के साथ दो एक जैसी नाउन है और उस नाउन के साथ एक प्रीपोजिशन यूज्ड हो रहा है, तो हमें हमेशा क्या करना होता है, सिंगुलर वर्ब काम में लेनी। कौन सी वर्ब काम में लेनी है, सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। एग्जाम्पल जब आएगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये है शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप is am are arriving,
ठीक है। तो हमारी जो नाउन है, हमारा जो सेंटेंस है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, और इस नाउन में आपको मिलेगा कि जो शिप है हमारी फर्स्ट नाउन है, और इसी नाउन का रिपीटेशन हो रहा है इसी सेंटेंस में। कहाँ हो रहा है? उसके बाद में हमने लिखा है आफ्टर। क्या लिखा है? आफ्टर लिखा है। आफ्टर एक क्या है? प्रेपोजिशन है। जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा, उसमें प्रेपोजिशन यूज्ड होगा। क्या होगा? प्रेपोजिशन यूज्ड होगा। आफ्टर लिखा हुआ है, उसके बाद में लिख दिया मैंने ये सेम नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, और हमने लिखा है इसको शिप लिखा है। क्या लिखा है? शिप लिखा है। यदि ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हमें वर्ब कौन सी काम में लेनी है? सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। तो हमारे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या रहेगी? इज एम आर में से हमारी सिंगुलर वर्ब है इज है, और हम यहाँ पे इज फिल कर देते हैं। इस प्रकार से हम जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है, उस नाउन का रिपीटेशन होता है प्रीपोजिशन के बाद, तब हमें सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। इसका और एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैन आफ्टर मैन has oblique have come. Man after man blank has oblique have come. तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने लिखा है मैन। मैन सिंगुलर नाउन है, और इसी नाउन का इसी सेंटेंस में क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद में ये नाउन वापस आ जाती है, और जब कोई नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, सिंगुलर वर्ब हमें काम में लेनी है। तो हमारे पास वर्ब है हैज और हैव, हमारे पास वर्ब है। तो हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब है हैज और प्लूरल वर्ब है हैव। तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे, तो हमारे यहाँ पे उचित जो वर्ब होगी वो हो जाएगी हैव, हैज। तो हमने यहाँ पे प्रयोग में ले लिया है, हैज ले लिया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने इसको कंजक्शन मान ली। मैं आपको जनरली बात बता रहा हूं कि भूल से कई बार हम ऐसे कर सकते हैं, जल्दबाजी में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कई बारी क्या करते हैं कि मैन आफ्टर मैन जब हमने पढ़ा है तो हम ऐसे देखते हैं कि आफ्टर है, इसको हमने गलती से क्या या बाय मिस्टेक या कोई चीज को हमने फॉरगेट कर दिया है, और फिर हमने इसको मान लिया है कंजक्शन मान लिया है, और या फिर ए से शुरू है तो वैसे भी जल्दबाजी में हम इसको मिस्टेक में ले सकते हैं। तो मैन आफ्टर मैन, तो हमने मान लिया कि मैन और उसके बाद में एक मैन और है, तो प्लूरल नाउन हो जाएगी। और प्लूरल नाउन को मानते हुए हमने यहाँ पे यदि हैव जब हम यहाँ पे कर देते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो जल्दबाजी है इसको आप अवॉइड करें। इस रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको अध्ययन करेंगे, इसको देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है हैज। हैज की जैसे जरूरी नहीं है कि इसमें हैज और हैव ही होना है, इसमें इज़ेमार भी आ सकता है। वो एग्जाम में उस पेपर पे डिपेंड करता है, उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, या किसी मेन वर्ब के साथ एस या ईएस आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो एक हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। इस हिसाब से हम इस प्रेपोजिशन यूज्ड वाला जो ये रूल्स है, फॉर्मूला है, इसको हम लर्न कर सकते हैं आसानी के साथ। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा है वो है, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे सब्जेक्ट, और उन सब्जेक्ट को देखने के बाद हम सब जानते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम सभी जानते हैं, उन सब्जेक्ट को देखने के बाद हम ऐसे गैस कर सकते हैं, और हमें ये पता भी होता है कि वो सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ऐसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारे सामने होते हैं तो हम बिना झिझक के हम उसके सामने वो सिंगुलर वर्ब काम में ले सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट के बारे में हमें अभी जानना है, वो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं देखना। जैसे कोई भी सेंटेंस है वो जैसे एवरीवन से शुरू हो जाता है। किससे शुरू हो जाता है? एवरीवन से शुरू हो गया। एवरीवन के साथ साथ एवरीवन जैसा एक वर्ड और है उससे भी शुरू हो सकता है, जैसे एवरीबॉडी से शुरू है। किससे शुरू है? एवरीबॉडी से शुरू है, या वो समवन से शुरू है, समबडी से शुरू है,
या नो वन से शुरू है या नोबडी से शुरू है, नथिंग से भी शुरू हो सकता है, एवरीथिंग भी आ सकता है, और एनीवन भी आ सकता है। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग और एनीवन, ऐसे यदि हमारे सब्जेक्ट के रूप में हो, ऐसे वर्ड है इंग्लिश के जो हमारे कभी सब्जेक्ट के रूप में हो जाते हैं, तो हमें हमेशा क्या करना होता है, सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। कौन सी वर्ब काम में लेनी है? इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स को आप अपने माइंड के अंदर इसको आप रिमेंबर रखेंगे। जैसे एवरीवन है, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ऐसे जब नथिंग, ऐसे सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ऐसे वर्ड्स, तब हमें सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। और बहुत सारे एग्जाम में हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस है वो इनसे रिलेटेड परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप इसको सीरियस रूप से इसका अध्ययन करेंगे, इन सभी वर्ड्स को सीखेंगे और उसके बाद में देखें किस प्रकार से हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं। हमने लिखा है एवरीवन ब्लैंक लाइक ऑब्लिक लाइक्स टू स्टडी, हमने लिखा है। तो हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है, एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद में लाइक और लाइक्स हमारी वर्ब है, टू स्टडी उसके बाद में आने वाली इंफिनिटिव वर्ब है। तो हम देखते हैं कि एवरीवन के बाद एवरीवन मैच हो गया, हमारा सब्जेक्ट एवरीवन हो गया है, और एवरीवन के बाद वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जिस वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है वो वर्ब हमारी क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है ना। तो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, तो हमारे पास है लाइक और लाइक्स, जिसके साथ एस या ईएस नहीं लिखा है वो हमारी कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब है, और जिसके साथ लाइक्स लिखा हुआ है वो हमारी वर्ब कौन सी है, सिंगुलर वर्ब है। तो एवरीवन सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे तो क्या लिख देंगे हम, लाइक्स। एवरीवन लाइक्स टू स्टडी, एवरीवन लाइक्स टू स्टडी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और लाइक्स हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसी हिसाब से आप एक दो और एग्जांपल लेंगे इससे रिलेटेड। जैसे हमने लिखा है नथिंग इज एम आर इम्पॉसिबल, नथिंग ब्लैंक इज एम आर इम्पॉसिबल। तो वाक्य जो हमारा सेंटेंस है वो किससे शुरू हो गया है, नथिंग से शुरू हो गया है। किससे शुरू हो गया है, नथिंग से शुरू हो गया है। और यदि नथिंग से शुरू होता है तो हमारी वर्ब रहेगी वो होगी सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो हमारी सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इज फिल कर दिया है। जैसे इस प्रकार के सेंटेंस को हम बहुत बार हम देखते भी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो हमने कभी ऐसे इसके ऊपर गौर भी किया होगा कि नथिंग से जब सेंटेंस शुरू है तो इज का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे यदि हम इज के स्थान पे और कोई वर्ब का जो प्लूरल वर्ब होती है उसका अगर हमने यूज कर दिया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब काम में ली है। इसी हिसाब से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे समवन हैज और हैव हम यहाँ पे फिल करने जा रहे हैं, जो हमारा सुटेबल होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। Someone blank has or have called me, हमने लिखा है हमारा सेंटेंस शुरू है someone से शुरू है, और जब सेंटेंस someone से शुरू होता है तो हमारी वर्ब रहेगी सिंगुलर वर्ब रहती है। तो हमारे यहाँ पे दो वर्ब लिखी हुए है, हैज और हैव लिखी हुए है। हैज हमारी सिंगुलर वर्ब है और हैव हमारी प्लूरल वर्ब है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हैज, क्या कर दिया है, हैज। इसी हिसाब से हैज हमारा यहाँ पे राइट वर्ब होगी समवन सब्जेक्ट के साथ। बाकी पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में इसी सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड और ही अधिक इंटरेस्टिंग रूल्स और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जो आपके इस टॉपिक को क्लियर करेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और मैं आपको
इस बात की इंश्योर करता हूं इस बात के लिए कि आप इस रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप अध्ययन करेंगे। परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आएंगे उनको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।